अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। ईद का तीसरा दिन तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन फिर भी जाते जाते आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज के दिन ख़ास तौर पर इस मरहले पर ये बात होगी कि ईद तो गुजर गई और बहुत से तूफ़ान यूँ लग रहा था कि एक तातुल का शिकार हैं या रुके हुए हैं, इसलिए कि बीच में ईद आ गई है। तो अब ईद तो ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, तो अब अगले हफ्ते से क्या सूरत हाल होने जा रही है मुल्क में, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी ये शुनीद थी कि जी एहतजाज होगा, अपोजिशन की तरफ से सड़कों पर आएंगे, ग्रैंड अलायंस बन रहा है। और आज इस सिलसिले में हमने देखा कि 6 जमाती जो इजलास हुआ है उसके अंदर बातचीत की गई है इस मौजू के ऊपर कि आगे एहतजाज का दायरा कार किस तरह से बढ़ाना है, हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या होंगी, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर बीच में रुका हुआ है अदालती बहरान भी, जहाँ पर 6 जजेस ने एक ख़त लिखा, उसके ऊपर हमने देखा सुओ मोटो एक्शन हुआ, लेकिन वो फिर बेंच टूट गया क्योंकि एक जज साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया था। तो अब ईद गुजर जाने के बाद क्या सूरत हाल होगी, फिर इसके बाद ये भी देखना होगा कि इमरान खान साहब के केसेस की पेशरफ्त क्या होती है, क्या उनकी रिहाई अब मुमकिन हो पाएगी या नहीं। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ईद के बाद उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो ईद ने जिन जिन चीज़ों को फ़िलहाल एक ठहराव दिया हुआ था, क्या उससे अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है? थोड़ा सा आगे का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में मदीद कहते हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब को, सीनियर सियासतदान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ईद के दिन भी उन्होंने हमें टाइम दे दिया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए ख़ास तौर पर। और ख़ास तौर पर चूँकि एक सियासी बसीरत रखते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी आँख से क्या देख रहे हैं, अगले आने वाले महीनों का मंजरनामा क्या होने जा रहा है। तो इसके ऊपर सब मिलकर उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान साहब की तरफ मैं ज़रूर आऊँगी। इमरान साहब, आपको ईद की भी मुबारक, उम्रे की भी मुबारक, अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे। और सबसे पहले क्या आपको लग रहा है कि ये ईद जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आगे खैर का पैगाम लेकर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा शुक्रिया। और सच्ची बात ये है कि हमें उम्मीद तो हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए और जो है मुझे उम्मीद है ज़ाती तौर पे कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि देखें, जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है ना, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती है। इसका एक तो हुस्न ये होता है कि आपसी इख्तलाफात और इशूज़ जो हैं हुकूमत और अपोजिशन, इसके दरमियान कभी भी आप देखें किसी भी मुल्क में जहाँ पे भी जमहूरियत, तो ये नहीं होता कि आप ये देखें कि दोनों किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं। उसके लिए उन्हें मेहनत करना पड़ती है। अपोजिशन के साथ कभी हुकूमत मुज़ाकरात करती है, उसको इंगेज करती है, कभी अपोजिशन एहतजाज करती है, कभी सियासत नाम ही बात। हाँ जी। और कभी फिर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन जब इस नहज पे पहुंच जाएंगे, दोनों में कोई बात ना हो, तो फिर एहतजाज का सिलसिला भी शुरू होता है। लेकिन उसमें अगर हुकूमत ये काम करे कि एहतजाज से निपटने के लिए जो है सख्ती की जाए, कोई तशद्दुद वाला रास्ता अपनाया जाए, जो तो मसाइल फिर मज़ीद बढ़ते हैं, उसमें कमी नहीं होती। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बेहतरीन हल जो है वो मुज़ाकरात ही होते हैं और यहाँ भी अब ये होगा। अब देखिए ये रियलाइजेशन आ गई। हाँ जी, ये आ जाए। उसकी वजह कि देखिए अभी पशीन में जो कल जलसा होने जा रहा है, जो अपोजिशन ने ये काम किया, जिस 6 जमाती इत्तेहाद की आपने बात की, तो इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे क्रूशल जो है ना किरदार, वो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का। इन 6 जमातों में सिर्फ PTI ही है, बाकी 5 जमातें तो वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शामिल हो जाएंगी, उनकी हैसियत स्ट्रीट पे या सियासत में उस तरह से नहीं है। तो जमीयत उलमा इस्लाम जहाँ एक तरफ अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि वो उनको साथ मिला लें, और दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश है कि वो ना माने। इसीलिए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से बात भी की और उनसे दोनों ने खींच रहे अपनी अपनी। चलिए इसके ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब दोनों तरफ से बातचीत ना हो रही हो तो फिर क्या होता है। तो एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसके बाद फिर एहतजाज होता है, लेकिन इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि फिर कुछ मीडिएटर भी बीच में आ जाते हैं जो कि मामलात को डेडलॉक से निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही एक सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हैं जो हमेशा ऐसे मौक़ों पर कोशिश करते हैं कि डेडलॉक ख़त्म हो, बातचीत के ज़रिए मामलात को बढ़ाया जा सके आगे। दुरानी साहब, ये आपने कोशिश इलेक्शन से पहले भी की थी कि कुछ मामलात फ़हम व तफ़हीम की तरफ जाएँ, माहौल बने और फिर इलेक्शन की तरफ जाएँ। चौधरी साहब भी हमेशा इस बात के लिए कन्विंस्ड नज़र आए कि पहले बातचीत होनी चाहिए और फिर हमने उसका असर देखा भी कि जिस तरह का फिर वो इलेक्शन हुआ
वो खुद एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन गया। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है इस कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद? अब मामलात को सीधा करने का तरीका क्या है? क्या बातचीत है या फिर एजिटेशन की तरफ अगर जाती है ऑपोजिशन तो इससे ही कोई मसला हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब हज़रात को, याकूब साहब को भी उम्रे की और आप सबको ईद की मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब, बात तो बड़ी साफ सी है कि इस वक्त मैंने मफाहमत का, तो मैंने आपको पता है इलेक्शन से बहुत पहले 6 महीने पहले मैंने एक सिलसिला शुरू किया था और मैं आज के दिन को पहले से देख रहा था, इसीलिए मैंने वो काम शुरू किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि पार्टी इज ओवर। हुकूमत के मामलात जो हैं वो गालिबन अब हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत इस वक्त एक ऐसी रेत बनती जा रही है जो जिसके हाथ से हुकूमत ऐसी एक सिचुएशन में है कि रेत की तरह पूरी हुकूमत उसके हाथ से सिरकती जा रही है। और ये अमल उस वक्त से शुरू हुआ जब, अगर आप 8 फरवरी के दिन को लें तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो पीडीएम, वो हुकूमत जिसको के हुकूमत बनने से पहले बना दिया गया था, वो ये 8 फरवरी जो था ये उसके खिलाफ आवाम की तरफ से किया गया 9/11 जिसके अंदर उस वक्त की इंतजामी मशीनरी, पुलिस और तमाम इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों की जो माइट थी, जिसके जरिए इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का हर बार इस्तेमाल किया जा चुका था और तमाम दरवाजे, तमाम फ्रंट डोर्स बंद किए गए थे, सिर्फ चोर दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन उसके बावजूद अवाम ने उन चोर दरवाजों से घुस के हुकूमत और हुकूमती जो प्लान्स थे उनको ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनको मुंतहिम कर दिया। मैं तो यह समझता हूँ कि इन्होंने इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम के जो ट्विन टावर्स थे उन सारों को ज़मीन बोस कर दिए। अब आज की सूरत हाल में जब एक दफा फिर ऑपोजिशन इकट्ठी होने जा रही है और ये ऑपोजिशन का इकट्ठा होना ना होना ये मैटर नहीं करता, ये बहुत दफा इकट्ठी होती है और चली जाती है। जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अवाम इकट्ठे हो चुकी है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और तमाम कराइन जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। इसलिए मैं अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद अब हुकूमत को बचाने वाली कोई भी ऐसी ताकत मुझे नजर नहीं आ रही जो इस उठते हुए तूफान के मुकाबले में हुकूमत को कंधा दे सके। तो दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि अगर जो सूरत आप बयान कर रहे हैं तो उसमें आप क्या समझते हैं? पार्टीज ओवर, कोई सूरत हाल है नहीं बचाव की, तो क्या मुल्क में जो है जाएगा, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, नए इलेक्शन होंगे, क्या अफरा तफरी होगी? इसका हल आपको सियासी मंजरनामा क्या नजर आता है? देखिए, पहला जो मुझे सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है वो तो ये, असल में मैंने, आपको पता है बहुत सी हुकूमतों को करीब से देखा है। मतलब मुशर्रफ साहब की हुकूमत जब थी ना, जिस वक्त बीबी भी वापस आ गई और मियां साहब भी वापस आ गए अगेंस्ट द विशेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके बाद हमें ये एहसास होना शुरू हो गया था कि अब कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि गैर मुतवक्की है। बैन ही आज जो कुछ हो रहा है, तमाम अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है हुकूमत के खिलाफ और जो इलेक्शन के नताइज हैं वो तमाम तर रिगिंग के बावजूद 45 का फॉर्म जो है वो ज्यादा उछलता फिर रहा है बनिस्बत 47 के। और इन तमाम जो इस वक्त के कराइन हैं वो ये बता रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है। और अब ऐसी सूरत हाल में होता यह है कि हुकूमत में बैठी रह जाती है, उसके पीछे से उसकी हुकूमत ही गायब हो जाती है। मतलब ये वो हुकूमत बन जाती है जो एक ऐसे तख्ते पे बैठी होती है जिसके नीचे से जमीन गायब हो जाती है। अच्छा, लेकिन मतलब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा ये हुकूमत वाकई आप कह रहे हैं कि जाने वाली है या इस तरह, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इनके पास नंबर गेम पूरी है, ताकतवर हलकों की सपोर्ट पूरी है, तो ये कैसे होगा? इस पे बाद में अभी करती हूँ। मुझे ज़रा चौधरी साहब से भी इस पे पूछना है कि चौधरी साहब, ये तो सब कह रहे हैं कि जी हुकूमत कमज़ोर है या 8 फरवरी को कोई इनकलाब आ गया था, लेकिन
उस इनकलाब का रिजल्ट तो रोक लिया गया और हमने देखा कि उसके बाद एक हुकूमत भी बन गई, तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी भी है उसके पास, और ऑपोजिशन जो है उसमें देखा जाए तो JUIF अगर शामिल नहीं है तो फिर वो कोई ऐसी बहुत बड़ी ऑपोजिशन भी नहीं है, सिवाय इसके कि उसमें PTI जो है वो कितना फ़ाल किरदार अदा करती है, जो कि अभी तक तो कोई मौसर एहतजाज नहीं कर सकी। तो आपको लग रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम में है हुकूमत? देखिए, हुकूमत जो है वो प्रॉब्लम में है। जो पहले 2 हफ्तों की, जो उनकी 6 हफ्तों की हुकूमत है, उसमें देखिए आने वाले कितने बहुत बड़े मामलात हुए हैं। ISSA के चेयरमैन की तैनाती से लेके IG इस्लामाबाद की तैनाती तक हुकूमत जो है वो किसी चीज़ के कंट्रोल में नज़र नहीं आती। इसी तरह से जो है अभी तक बलूचिस्तान में कैबिनेट नहीं बन सकी है और वहाँ पे तनहा वज़ीर आला हैं, वही घूम रहे हैं और वहाँ पे भी मामला शदीद हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है कि मुल्कगीर सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक वाहिद मकबूल जमात है, लेकिन आप जो रीजनल जमातें हैं, यानी जो बलूचिस्तान में अचकज़ई साहब हैं या मेंगल साहब हैं, ये बलोच और पख्तून लीडरान हैं और इनका आपस में मिलना जो है वो आपको वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल जो है उसका एक अक्स नज़र देता है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हो रही है। इसके साथ साथ वक्त गुजरने के साथ देखिए कभी भी फौरी तौर पे तो ये तरीके बर्पा नहीं होती, इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगता है। चाहे वो 70 हो, चाहे वो MRD की मूवमेंट हो या अभी मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट हो, मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट होते गेयर अप होते हुए थे, उसको भी 1.5 साल लग गया था। तो इस तरह से अगर आप ये कहें कि कल जलसा होगा 13 को और 14 को हुकूमत गिर जाएगी, वो तो ज़ाहिर है नहीं होने वाला। लेकिन इससे एक जो अपोजिशन की 6 जमाती इत्तेहाद है उसमें PTI के इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि वो इस सारे मामले में वो अकेले नहीं हैं और बाकी जमातें भी उनका हम ख्याल बन रही हैं। अब इसमें बिल्कुल जो JUI फजल रहमान है उसका बहुत वाइटल किरदार है। अब मौलाना साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ईद पे फ़ोन तो किया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक तकरीर दागी है जो कि ख़ासी शिद्दत वाली थी और उसकी जो हीट है वो महसूस होती है वज़ीर-ए-आज़म को, तो इसलिए उन्होंने उनको फ़ोन किया है। अभी तक उस फ़ोन का कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो सका, ना कोई बयान आया है, ना कोई फजल रहमान साहब या उनकी पार्टी ने अपनी पोजीशन से पीछे हटने का कोई इंदिया दिया है। अब वो भी शामिल होंगे और ये 6 जमातें भी जब मिल के एहतजाज कर रही होंगी, ऊपर से मईशत जो है वो बिल्कुल नीचे लग गई है लोगों की। इस ईद पे अभी आपने ट्रेडर्स का ऐलान सुन लिया, उन्होंने कहा कि 75 साल तारीख़ में सबसे मंदा साल है तजारत के हवाले से। तो इस किस्म की बातें जब एक्यूमुलेट होती हैं तो ये एक्यूमुलेशन जो होती है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पलड़े में वज़न डलना शुरू हो जाता है और हुकूमत का पलड़ा ज़ाहिर है वो भारी तो होता है, यानी वक्त लगता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वीकन करी। लेकिन इमरान साहब, हमने तो इतनी जब से देख रहे हैं मामलात को, हमने तो कभी नहीं देखा कि एहतजाज से हुकूमतें गिर गई हों। एहतजाज होते हैं, बहुत मौसर एहतजाज भी हुए हैं, पुश्त पनाही के साथ भी एहतजाज हुए हैं, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी उससे। तो अब हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि ये जो एक एहतजाज जो अभी तो प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुआ है और अगर ये आगे 2-4 महीने में कोई मोमेंटम पकड़ भी ले तो ये इस काबिल हो सकेगा कि एक 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाए? सबीना, देखें, बात सीधी सी है। अगर आप माजी में चले जाएं, जो PTI ने धरने दिए थे तो उसको आपको याद होगा कि वो धरना क्यों कामयाब था, क्योंकि पीछे इमरान खान खुद थे। अभी जो लीडर लेस पार्टी होती है ना, उसमें एहतजाज के लिए वो जो टेम्पो नहीं बन सकता, वो उस तरह से माहौल नहीं बन सकता, इसलिए ये खासा मुश्किल एक टास्क है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इमरान खान के बगैर PTI उस तरह से एहतजाज करने में कामयाब भी नहीं हो सकेगी, ना लोग उतने मोटिवेट होंगे, ना उनका उस तरह से वो एक फ़्लो बनेगा। दूसरी बात यह कि अभी जिस हम सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, चौधरी साहब ने अभी एक हल्का सा जिक्र किया, अभी अतीक मीर साहब जो हैं, आल पाकिस्तान ताजर ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो आज बात किया मीडिया से, उनके मुताबिक वैसे तो हम रोज़ाना कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम नहीं है, महंगाई बड़ी बढ़ गई है, चीज़ें बड़ी, वो उनके मुताबिक इस दफ़ा ईद पे जो अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो जो माजी 2023 की निस्बत
आधे से भी कम लोगों ने नए कपड़ों की खरीदारी की है। वो कहते हैं कि पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा 1.25 करोड़ सिर्फ जो हैं लोग उन्होंने कपड़े खरीदे हैं, वो भी ख़वातीन और बच्चों के ज़्यादा खरीदे गए हैं। मर्दों में तो ये इससे भी उन्होंने भी कुर्बानी दी है, हाँ मर्दों ने जी, ईद कपड़ों की भी कुर्बानी, उसकी वजह कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है ना, लोगों की मुतासिर हुई है, हर चीज़ तो महंगी हुई। और देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो दादोशुमार जारी किए हैं कल, उनके मुताबिक भी 50 साल में जो पिछला साल था हमारा वो महंगाई के लिहाज से सबसे बुरा तरीन साल रहा है। तो जब महंगाई की ये सूरत हाल होगी तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ के लिए बतौर वज़ीर आज़म सियासी इस्तेहकाम से ज़्यादा मुआशी इस्तेहकाम का चैलेंज है। ये जो इस तरह के एहतजाज है इनसे शायद उन्हें उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर वो महंगाई को काबू ना कर सके। आज मीडिया में एक और ख़बर चल रही थी कि शायद बिजली का यूनिट 8 रुपये महंगा मजीद होने जा रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक दिन कभी आप 4 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी आप 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 8 रुपये, तो कहाँ जाके रुकेगा? क्या ये 100 रुपये पे जाएगा? और क्या इतना महंगा जो यूनिट है उसमें अभी जब एसी चलना अब शुरू हो गए हैं, जब पीक पे गर्मी आएगी तो लोगों की तो सर्दियों में गैस ने चीखें निकलवा दी हैं, गर्मियों में वो बिजली कैसे पिछले साल ही मुझे याद आ रहा है किसी ने कानों की बालियां बेच के, किसी ने बाइक बेच के तो अपने बिजली के बिल जमा कराए थे। तो इस दफा तो पहले से भी ज्यादा बिजली महंगी हुई है। हाँ जी, लिहाजा हुकूमत के लिए मेरे नजदीक जो बड़ा चैलेंज है वो सियासी नहीं है, वो माशी है। लेकिन दुरानी साहब, माशी इस्तेहकाम क्या जुड़ा नहीं हुआ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ? अगर मुल्क में अनसर्टेनिटी रहे, यही नहीं पता कि हुकूमत कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी, और एक अजीब सी एक अक़लियती हुकूमत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उसको ओन भी नहीं करती, वो कहती है हमारी हुकूमत ही नहीं है, तो एक अक़लियती हुकूमत है मुल्क में। ऐसी सूरत में तो कैसे हम ये समझें कि भाई फिर मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? देखें, जो अब तक तजिया हुआ है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे हुआ है। फैसल भाई ने और याकूब साहब ने जो बात की, देखें कोई ये नहीं होता कि आज जुलूस निकला तो कल हुकूमत गिर जाएगी, नहीं, ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो हुकूमत को चैलेंज है वो अवामी एहतजाज से ज़्यादा उन कराइन से है जो इस वक्त हालात हुकूमत के गिर्द चल रहे हैं। वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये है कि इस वक्त PMLN के अंदर खुद एक हुकूमत के अंदर एक हुकूमत मौजूद है। फिर यह है कि मरकज़ और पंजाब के दरमियान, मरकज़ और KPK, मरकज़ और बलोचिस्तान, मरकज़ और सिंध, मतलब यह है कि मरकज़ तो एक हवा में मुअल्लक हुकूमत है। और तीसरी तरफ जिसकी तरफ आप हजरात ने बहुत सही इशारा फरमाया, वो ये है कि मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त तो किसी को सांस लेने नहीं दे रही। और मैं इसके ऊपर ये बात कहना चाहूँगा कि मुल्क की मईशत जो है वो हालत जंग में नहीं संवर सकती। इस वक्त हुकूमत एट वॉर है विद पब्लिक। देखें, आपने पब्लिक का मैंडेट चुराया हुआ है और आप उस चुराए हुए मैंडेट पर इसरार करके हुकूमत को, अवाम को अपने सामने सरनगू करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको कामयाबी नहीं हो रही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो कुव्वतें जिन्हें आप माजी में अपने साथ समझ के इतनी धौंस और धांधली कर रहे थे गालबन, अब वो सब कुव्वतें भी आपके साथ नहीं। अच्छा। और उन कुव्वतों की ताकत का पीछे हटना जो है वो एक हुकूमत को एक ऐसी गाड़ी बना देता है जिसका एक्सीलेटर तो आप दबा रहे होते हैं लेकिन वो गाड़ी जोर नहीं पकड़ रही होती। लेकिन दुरानी साहब मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि बकौल आपके कि जिन कुव्वतों की बिना पे 200 धांधली हुकूमत ने की, वो ये हुकूमत तो उस वक्त क्या इस पोजीशन में थी 200 धांधली की, या उन कुव्वतों ने 200 धांधली जो है वो करवाई? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मैं तो इसके बारे में हमेशा अपना एक रवायती जवाब दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन से लेके पंजाब पुलिस से लेके तमाम हुकूमती इदारे जो पहले हुकूमत की पुश्त पे खड़े हुए थे, मेरे जवाब को आपने समझने की कोशिश करनी है, वो अब उस तरीके से अवाम हुकूमत की पुश्त पे नहीं खड़े और वो अब उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। और जो छोटे छोटे वाकयात और छोटी छोटी चीजें हो रही हैं वो इस चीज की पूरी निशानदेही कर रही हैं
हैं कि इस वक्त हुकूमत एक मुश्किल में है और तमाम ऑपोजिशन का इकट्ठे हो जाना और वो जाके बलूचिस्तान के अंदर इकट्ठे होना, ये खुद एक बहुत सिंबॉलिक बात है। बलूचिस्तान को आप जानते हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ कुव्वतों का इकट्ठे हो जाना, बलूचिस्तान की हुकूमत का मुकम्मल ना हो पाना, और ऐसी सूरत हाल में और अपनी मतलब PMLN के अंदर आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब किधर खड़े हैं, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब का। मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जो है अगले कुछ ही अरसे में ये 40 सीटें ना ऑफर कर दें कहीं PTI को मजीद। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक से वापस आकर यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट के ऊपर टीजर छोड़े जा रहे हैं हम नाजरीन के लिए भी कि ये आगे होने क्या जा रहा है आखिर और किस अंदाज से होगा, ये भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे दुरानी साहब से कि ये जो वो बात कर रहे हैं ये उनका खबर है, उनकी खबर है या उनका तज्जिया है, और इसके अंदर चेयरमैन इमरान खान, जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका क्या किरदार हो सकता है? क्या वो वापस आकर कोई मुतहरिक किरदार अदा करेंगे या फिर अभी उनकी वापसी में बहरहाल टाइम बाकी है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी हमारी ब्रेक से पहले, और ब्रेक के दौरान हमने देखा कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद बना है उसके हवाले से जलसों का शेड्यूल का ऐलान भी किया गया है। तो बाकायदा अब लग रहा है कि वो भी अपनी एहतजाजी तहरीक के साथ मैदान में आ रहे हैं। लेकिन जैसे इमरान साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इमरान खान साहब अगर इसको लीड नहीं कर रहे तो ये कितनी मौसर हो सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौधरी साहब, PTI के वकला तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अभी बैरिस्टर गौहर साहब का ताज़ा बयान है कि अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक जेल से बाहर होंगे। बल्कि हम सुन लेते हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे कमेंट लूँगी लीगली भी और पॉलिटिकली भी, दोनों सूरतों में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपके ख्याल से ये सही दावा है या नहीं। सुन लीजिए जी बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं। अप्रैल से पहले इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रिहाई हो जाए। अगर ना हो जाए तो द लेटेस्ट इंशाल्लाह ताला मई के फर्स्ट वीक तक खान साहब की रिहाई हो जाएगी और किसी मुज़ाहमत के बगैर ये वाली रिहाई इंशाल्लाह इस मरतबा होगी। ये अदालत के थ्रू होगी और बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। तो ये चौधरी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब खाम ख्याली है उनकी या ये उनका हकाइक पर मबनी बात है? वाकई ऐसा हो सकता है? जी देखिए, जो इमरान खान के ऊपर केस हैं समीना, उसमें जो साइफर केस है वो तो तकरीबन उठ गया है। अब जाहिर है और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने टाइम लेना है, थोड़ा डिले वो जितना कर सकते हैं वो करेंगे। इसी तरह इद्दत वाला केस है उसको भी वो डिले करेंगे। अब इमरान खान साहब का अभी एक वो जो कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें तो कन्विक्शन है नहीं, अरेस्ट वो ज़रूर हैं, बेगम साहबा भी हैं और वो भी हैं। तो ये कभी इम्कान है कि वो ये सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल हो जाएंगी और ये दोनों केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब तो साइफर में तो मेन अपील ही सुन ली है अदालत ने। इसके साथ साथ ये जो खान साहब ने निशानदेही की है इमरान याकूब साहब ने कि इमरान खान साहब ख़ुद नहीं है, तो ये तहरीक तो बुनियादी तौर पे उनकी रिहाई के लिए चल रही है ना, तो ये उनकी रिहाई के लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा। सो ये देखना यही है ना कि इस तारीख में अब दो किरदार जो हैं वो बड़े एक उभर रहे हैं। एक फजल रहमान साहब का तो हम अक्सर बेशतर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक नया जो पीछे कुछ दिनों से ये मैंने तो कहा भी है कि सिस्टमैटिक जो क्रिटिसिज्म है मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बैंड वैगन है मुस्लिम लीग के अंदर, जो उनके लोग हैं जो हारे भी हैं, जो लेकिन वो एक मुसलसल एक बैंड विड्थ उन्होंने एक अपना ली है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर गेयर अप हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हों, जावेद लतीफ़ हों, बिल्कुल ठीक, अफनानुल्लाह खान हों या अपना वो डॉक्टर आसिफ करमानी हैं या जो दूसरे लोग हैं, ये सारे अब देखिए 14 को पीपल्स पार्टी, ये भी तनकीद तो करें, अब 14 को पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की बरसी मनानी है, उस पर जो 40 साल बाद उनका जो क्रिटिसिज्म होगा वो किधर होगा? जाहिर है उस वक़्त की नाइंसाफ़ी और उस वक़्त कौन हुक्मरान था वो भी आपके सामने है।
तो ये चीज़ें तो जाहिर है वो जब एक क्रिटिसिज्म डाइवर्ट होता है किसी साइड के ऊपर तो उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी भी वो एक लिहाज से इस तरह से कर रही होगी, तनकीद कर रही होगी, और वो अपने उजारा इस चीज़ को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 4 अप्रैल को वो नहीं किया और 14 अप्रैल को कर रहे हैं, ताकि उसमें भी तो ये एक जो हंगामा प्रेशर बढ़ेगा ओवरऑल। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब ओवरऑल शुरू हो जाएगा माहौल। दुरानी साहब, आपके नज़दीक खान साहब कब बाहर आएंगे, और क्या ये सिस्टम खान साहब की रिहाई अफोर्ड कर सकता है कि खान साहब बाहर आएँ? और अब जेल से जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर है उनका जो एक सियासी कदकाठ है वो एक अलग मकाम पर है, मैंडेट भी उनको मिला है बहुत बड़ा, और उसके साथ अगर वो कोई एहतजाजी तहरीक आके लीड करते हैं तो ये सारा सिस्टम ये अफोर्ड कर सकता है खान साहब की रिहाई? देखें, खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो किसी कानून, केस या ज़ाब्ते की वजह से तो है नहीं, वो तो हुकूमती ताकत की वजह से है, और हुकूमती ताकत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके अदालतों के जरिए उनको अंदर रखे हुए हैं, और इसी तरह बाकियों के साथ भी था। और ये मैं बहुत पहले से, मैं तो वाहिद बंदा हूँ जो इसका इजहार भी कर चुका हूँ कि भाई ये ताकत सदा नहीं रहती, और मेरे ख्याल में ये ताकत जो थी ये 8 फरवरी को ख़त्म हो गई, और अब ये ताकत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी, और इसके बाद हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो अवाम के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करे और अवाम की ताकत को एक्नॉलेज करे। और इसके लिए अब आप देखें, इसमें सबसे बड़े लूज़र, अब मैं, ये बात थोड़ी सियासी है, इसको समझना पड़ेगा, फैसल समझ सकते कि बात ये है कि अवाम जब तो फिर कुछ नहीं सकता, और इस वक्त इस सारा जो गेम चल रही है इसमें इसमें सबसे बड़े लूजर जो हैं वो सियासत, पीडीएम के सियासतदान हैं, और इस वक्त मियां साहब को बात समझ आ रही है, उनके कुछ लोगों को बहुत देर से समझ आ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में वो फिर अगर वो अब वो मतलब पेंतरा बदलेंगे, मतलब ये है कि इस वक्त जरदारी साहब हो, मियां साहब हो, वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है कि उन्होंने गलत बिल में हाथ डाल दिया। उन्होंने अवाम से पंगा ले लिया, अवाम से पंगा नहीं लिया जाता, अवाम के साथ टकराना जो है वो सियासतदान की सियासत और उसकी हिकमत के तकाज़ों के खिलाफ होता है। इन्होंने ये सब कुछ किया है, इन्होंने समझा कि सब कुछ और है, और उन्हें ये नहीं पता कि और उस वक्त तक और रहता है जब तक अवाम और के साथ नहीं होती। जब अवाम और नहीं, ऐसी सूरत हाल में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये हुकूमत दिन ब दिन ना सिर्फ कमजोर हो रही है, ये जो तहरीक चली है ये जोर पकड़ेगी। ठीक, ये इंटरेस्टिंग आपकी एक रिलीफ पैकेज आएगा जो अदालतों के जरिए। ठीक है, मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा आपका ऑडियो का प्रॉब्लम भी ज़रा सॉल्व हो जाए। मेरा ख्याल है आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि जो सिग्नल है वो भी ताब नहीं ला सके। लेकिन इमरान साहब, मियां साहब की सियासत, नून की सियासत को आप बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। मतलब ये है, आवाज़ ठीक आ रही है इस वक्त? जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ दुरानी साहब। थोड़ा सा इमरान साहब से कमेंट ज़रूर ले लूँ। ये मियां साहब के हवाले से जो आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है, सब इस पर बात कर रहे हैं कि ये अचानक से जावेद लतीफ़ साहब हो, राना साहब, ये पूरा एक हमें ग्रुप नज़र आ रहा है कि जो बात कर रहा है कि जी ये हुकूमत ठीक नहीं है, रिजल्ट चेंज हुए वगैरह वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें, ये क्या मकसद है इसका इमरान साहब, इस तरह की बातें करने? समीना देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब ने जो बात की है ना, कि मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि सदा जो ताकत है ना आपके पास नहीं रहती, पावर नहीं रहती, वो एक ना एक दिन जानी होती है। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह के घर है और बाकी किसी के पास नहीं, ये ना हो सकती है। दूसरी बात ये, मैं बड़ी माजरत के साथ दुरानी साहब के साथ भी और फैसल जोई साहब के साथ भी इख्तलाफ ये करूँगा कि मुझे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये नज़र नहीं आता कि अभी फौरी इमरान खान साहब के लिए रावी चैन लिखे। अच्छा, अभी नहीं निकल रहे। नहीं, देखें, मुझे ये देखें, अगर ये इतना ही आसान होता ना तो खुद दुरानी साहब जो फरमा रहे हैं ना कि खान साहब को जो रखा है वो किसी कानून या ज़ाब्ते के तहत तो है नहीं, और अगर कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं है तो वो कौन सा अभी अदालतें हल कर देंगी। लिहाजा मुझे ये लगता है कि
इस बात का कभी इम्कान है कि अभी 1.5-2 साल तो खान साहब नहीं बाहर आते। कब तक? 1.5-2 साल इमरान खान साहब, हाँ जी, अच्छा, मुझे इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आते। अगर इमरान खान साहब 1.5-2 साल वाकई ही नजर बाहर नहीं आते तो क्या इतना अरसा ये तहरीक जो जिसको अभी दुरानी साहब फरमा रहे थे कि जोर पकड़ेगी, ये चल भी पाएगी? क्योंकि अभी जो हमने लाइव दिखाया हिस्सा, उमर अयूब साहब जो महमूद अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं थी। वो बड़ी एक फुसफुसी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई इतना जोश वलवला या ये नहीं था कि हम पहाड़ डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पशीन में और चमन में सिर्फ आप जलसे करके इन बलोच और पख्तून जमातों के साथ कोई तहरीक उस तरह की नहीं चला सकते कि जो मुल्क में इनकलाब ले आए। इस वक्त नो डाउट कि हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि उसको किसी अपोजिशन की ज़रूरत भी नहीं है। इस वक्त अगर अपोजिशन खामोश होकर बैठ जाए ना और हुकूमत को अपनी गलतियों पे गलती करने दे तो हुकूमत जो है ना उसको गिरने में शायद ज़्यादा वक्त ना लगे। लेकिन यहाँ बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, 2 साल इमरान खान साहब को किस केस में अंदर रखेंगे? फिलहाल तो मैं नजर नहीं आ रहा कि कोई केस, कोई बहाना भी तो चाहिए ना। चले अगर हम ये मान भी लें उसी केस में कि किसी कानून ज़ाब्ते के तहत नहीं रखा, लेकिन कोई बहाना तो बने हुए हैं। बहाने ऐसे ही होते हैं। जब नवाज शरीफ को रखा था, जिस तरह से हमजा शहबाज को रखा था, जिस तरह से दूसरों को रखा था, या जिस तरह से अब तक इमरान खान को रखा हुआ है, ये सारी चीजें जब रखना होता है ना, फिर कोई इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं तो आपको ज़मीनी इकाई की बात बता रहा हूँ कि जो ज़मीनी इकाई, इसका मतलब आप ये बात पे बिलीव कर रहे हैं कि अभी सपोर्ट पीछे से हटी नहीं है? जो बात कर रहे हैं दुरानी साहब, क्या आहिस्ता पीछे से खिसक रही है सपोर्ट? बिल्कुल, मैं बड़ी माजरत के साथ दुरानी साहब से आपका फिर इस बात पे मैं ये समझता हूँ कि सब सेम पेज पे हैं और अभी उसी तरह से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की खुद जो है ना चीजें वो स्टेक पे लगी हुई है। तो इतना आसान नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। मेरा ख्याल है आप इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर उनका रिस्पॉन्स भी लेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाकर बात करेंगे इस हवाले से भी कि जो सेनेट के भी इलेक्शन हुए हैं, अभी ये भावल नगर का भी एक वाक़या हुआ है, इसके ऊपर भी बड़ी बात हुई है। तो ये चीज़ें जो है ये क्या इंडिकेट कर रही हैं और इसको कैसे सॉर्ट आउट होना चाहिए, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, सेनेट का इलेक्शन हुआ, केपी की नुमाइंदगी नहीं है और उसके बाद अब फिलहाल हमें लग रहा है कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसमें भी उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया। ये सेनेट के इलेक्शन का जो एक सारा प्रोसेस है, इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है कानूनी तौर पर? इनकम्प्लीट सेनेट के साथ चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए और ये कब सॉर्ट आउट होगा? चैलेंज तो हुआ है, सॉर्ट आउट भी ज़्यादा लीगल मामला में थोड़ा वक्त तो लगता है। लेकिन देखिए ना, आप इस कदर ज़्यादा ये डाइकोटमी है, आमिन मुनाफकत है जिसको कहते हैं आम ज़बान में, कि आपने पंजाब सरहद असम्बली में इलेक्शन नहीं करवाया ये कह के सेनेट का कि वहाँ पे मखसूस नशिस्तों से हलफ नहीं लिया गया, और आपने एक सूबे की नुमाइंदगी सेनेट में नहीं है तो आपने वहाँ पे सारे इलेक्शन करा दिए। तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, जो उनका कंडक्ट है, वो किसी सूरत भी आईनी नहीं है, कानूनी नहीं है, अखलाकी नहीं। देखिए, आप एक जब इतनी ओपन जो है वो नाइंसाफ़ी करेंगे और डंडी मारेंगे और फिर आपको कोई कहे तो फिर आप कहते हैं जी आप देखें हमारा बड़ा ये इस्तेकाक में जरूर हुआ। जो सेनेट है वो फेडरेशन की नुमाइंदा हाउस है, उसमें सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। आप जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनको मैसेज क्या दे रहे हैं कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, हमें आपकी नुमाइंदगी से कोई सरोकार नहीं है। आप इस मुल्क में क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या लिसानियत या सुबाइयत की बुनियाद रखना चाह रहे हैं? फिर कोई बात करे तो फिर आप ये कहते हैं जी मजमूम मकासद आके और साजिश और 5-7 लफ्ज हैं वो किसी के गले पड़ जाते हैं। सर ये देखिए ये कितना जुल्म की बात है। बिल्कुल सही बात है। एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन नहीं है और सेनेट का इलेक्शन आपने करा दिया, उसमें कितना फर्क पड़ जाना था। ठीक, बिल्कुल ठीक। दुरानी साहब, ये हम देख रहे हैं मामलात जिस तरह के हैं उस तरह के चलते चले जा रहे हैं और
पैदर पे कमीशन, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात भी हैं कि वो बिल्कुल एक पार्टी बन के काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने इमरान साहब का तज्जिया भी सुना जिस पे आप मुस्कुरा भी रहे थे, तो वो आप इस पे ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि एक तरफ तो हमें लग रहा है कि अभी भी सिस्टम सारा एक तरफ चल रहा है, लेकिन आप हमें एक दूसरा रुख दिखा रहे हैं सिस्टम का कि नहीं, कुछ बदल चुका है मामला। देखें, इमरान साहब को तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले किसी इमरान का आप नाम नहीं ले सकते थे, आप कहीं टीवी पे बैठ के आप उसका तस्करा कर रहे हैं, उसकी पार्टी की तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं, तो ये बात निशानियां हैं जिन्हें आप देखते रहें। इसके बाद मैं जो अगली बात कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शंस हैं और जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए हैं, जो अब तक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस का सिस्टम चल रहा है, ये मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का आदमी हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटेजिक नॉलेज की बुनियाद पे आपको ये कह रहा हूँ कि ये अगर 77 के इलेक्शन नहीं चल सके थे तो ये 24 के इलेक्शन भी नहीं चल सकते। इसी तरीके से जो सेनेट का नामुकम्मल रहना है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द इसी पार्लियामेंट के अंदर यही सियासतदान जो हैं, अगर इन्होंने निज़ाम को आगे चलाना है, इनको सारों को आपस में इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये बैठ के अगले इंतखाबात के लिए एक लाएअमल और एक तरीक़ाकार खुद तय करेंगे और उस तरीक़ाकार के मुताबिक किसी अबूरी हुकूमत के तहत नहीं, बल्कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी तमाम सीटों की उसी की लीडरशिप में दोबारा इलेक्शंस कराने पड़ेंगे अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है। वरना मुल्क के अंदर एक इंतहाई शदीद किस्म का इख्तलाफ पे मबनी मैं अनसर्टेनिटी और एक ऐसी कैफियत देख रहा हूँ जिसको आप खाना जंगी कहते हैं या आपस में इंतहाई खतरनाक हालात को हम देखते हैं। इन हालात से बचने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, अवाम का एतमाद हुकूमत पे बहाल करने के लिए हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान और हुकूमत से बाहर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, वक्त बिल्कुल कम रह गया, आखिरी चंद सेकंड्स है। इमरान साहब, बात होती नजर आएगी या फिर एहतजाज होता नजर आएगा, मज़ामत या मफामत? देखिए, फिलहाल तो जो है ना मामला मफामत की तरफ नहीं जाएगा फौरी तौर पे, और दूसरी बात यह है कि जितनी मुज़ामत है उसका कोई असर नहीं निकलेगा। तो अभी इसी तरह से चलेगा, इसी तरह अभी नौकरी करनी पड़ेगी हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। और जो सेनेट की बात है, आखिरी एक फिक्रा ज़रूर कहूँगा, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन KP की हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। वो भी अगर मखसूस नशिस्तों का अपना वो कर दें, अपना इलेक्टोरल पूरा वो करें ताकि सेनेट में जाएँ। वो खुद भी तो अपने लिए सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए उसको हल करें। चलिए, वो बहरहाल उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन ये की वजह से हम देख रहे हैं कि सेनेट इनकम्प्लीट है अभी तक। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू किया आपने। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।